नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो कांग्रेस हो या फिर इंडिया गठबंधन, अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरे दमखम से मैदान में है। जहां एक तरफ आज कांग्रेस की बिहार कांग्रेस को लेकर मीटिंग चल रही है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी सब शामिल हुए, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार सीट शेयरिंग को लेकर भी मीटिंग का सिलसिला जारी है। और उसके अलावा आपको पता ही है कि मीडिया लगातार ये सवाल जो है पूछता रहता है इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेताओं से। जाहिर सी बात है, आपको समझना चाहिए कि अगर सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल पूछ रहा है सीट शेयरिंग या फिर पीएम चेहरे को लेकर, तो वो क्यों पूछ रहा है। लगातार ये सवाल पूछे जाते रहे हैं, लेकिन आज संजय राउत से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया ये भी मैं आपको बताऊंगी। शरद पवार से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया ये भी मैं आपको बताऊंगी। और सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ कहा गया है कांग्रेस की तरफ से, सबसे पहले मैं आपको वो सुनवाना चाहूंगी, फिर आगे मैं आपसे बात करूंगी। बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टियों के लिए दिल बड़ा नहीं, बड़ी दिल होनी सब दिल बड़ा। सीट शेयरिंग में बातचीत होगी, जो कुछ हमें करना है हम करेंगे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ये सीट शेयरिंग की बात चलेगी। आखिरी पड़ाव में खुले मन और बंद मुंह से ही हम सीट शेयरिंग की बात आगे चलेगी। खुले मन और बंद मुंह। तो एक तरह की मैसेजिंग यहां पर दी गई है और सीधे तौर पर यहां कहा गया है कि खुला मन और जबान बंद, यानी कि किसी भी तरह की बयानबाजी से बचना है। जयराम रमेश साफ तौर पे ये कह रहे हैं, लेकिन दिल बड़ा रखना है, ये भी उन्होंने कहा है, और मन साफ रखना है। तो इसी से ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि एक दो नहीं, पूरे 28 दल हैं और 28 दल को एक साथ एक चीज के लिए मनाना, सीट शेयरिंग, जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा टेढ़ी खीर है। और अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो वहां पर समीकरण बिल्कुल अलग है। कहीं कांग्रेस मजबूत है तो कहीं जो क्षेत्रीय दल हैं वो मजबूत हैं। तो अलग अलग राज्यों में जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है अलग अलग पार्टियों की, वो बिल्कुल अलग तरीके से नजर आ रही है। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात जो जयराम रमेश ने कही वो ये कि आपको बड़ा मन करना पड़ेगा, खुला मन रखना पड़ेगा, लेकिन जबान पर ताला लगाना पड़ेगा। वही मैं आपको बताऊं कि संजय राउत से आज ये पूछा गया कि इंडिया गठबंधन के पीएम का फेस आखिर कौन होगा। लगातार ये बात पूछी जाती रही है और एक तरह की एक साजिश के तहत ये बात पूछी जाती है ताकि एक कंफ्यूजन फैलाया जाए। ये कहा जाए देखिए कि बारात के लिए तो इतने लोग इकट्ठा हैं लेकिन दूल्हा कोई नहीं है। आप सुनिए संजय राउत ने क्या जवाब दिया है इसको लेकर। सीनियर पवार ने भी ये कहा है कि इंडिया ब्लॉक को जरूरत नहीं है पीएम का फेस दिखाने की। हम भी ये कहेंगे कि कोई जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो डिक्टेटरशिप और तानाशाही के खिलाफ है, हिटलरशाही के खिलाफ है। और हमारे पास एक से ज्यादा चॉइस है प्राइम मिनिस्टर के लिए। बीजेपी के पास तो एक ही घिसा पिटा चेहरा है 10 साल से 15 साल से, और क्या है। लोगों को चॉइस तो होना चाहिए ना। ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, राहुल गांधी बन सकते हैं, प्रियंका जी बन सकते हैं, उद्धव ठाकरे बन सकते हैं, या खड़गे साहब बन सकते हैं। इतने चेहरे हैं ना, उसमें से एक चेहरा आ जाएगा। तो संजय राउत को आपने यहां पर सुना, उन्होंने कहा कि शरद पवार की, जैसे मैं बात कर रही थी कि शरद पवार ने कहा है कि पीएम फेस की दरअसल जरूरत ही नहीं है, उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। और यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तब भी उन्होंने कहा था कि पहले हम एमपी तो इतने जुटा लें, उसके बाद हम चेहरे का फैसला कर लेंगे, वो इतना जरूरी, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम आगे किया था और उसके बाद उसमें अरविंद केजरीवाल ने उसमें हामी भरते हुए वो नजर आए थे, लेकिन पूरी तरीके से उसको खारिज कर दिया था कि अभी इस पर बात ना की जाए। और वहीं संजय राउत कह रहे हैं कि हमारे पास तो चेहरों की भरमार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास वही घिसा पिटा एक ही चेहरा है, हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। तो एक तरह से सीधे तौर पर जवाब न देकर एक तरह की मैसेजिंग भी उन्होंने की है, लेकिन सीधा जवाब भी यहां पर उन्होंने नहीं दिया है। और लगातार ये सवाल सीट शेयरिंग से लेकर पीएम मोदी के चेहरे को लेकर ये सवाल इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेताओं से पूछे जाते रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि बहुत कुछ सीख लिया है इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने। तमाम मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं,
और अपने अपने जो स्टेट है वहां के वो सीएम हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर जो इंडिया गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां जो शामिल हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें पता है कि बहुत नाजुक ये वक्त है, हर चीज को बहुत समझकर बोलना, देखना, परखना है और तभी मीडिया के सामने कुछ बोलना है। और इस सबके इतर जयराम रमेश ने आज ये भी बताया कि कैसे जो 28 तारीख को जब कांग्रेस के 138 साल पूरे हो रहे हैं और 28 तारीख को आपको पता है कि नागपुर में एक महा रैली वहां से शुरू कर रही है, एक महा रैली वहां करने जा रही है कांग्रेस पार्टी और उसकी तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। और जयराम रमेश ने कहा मीडिया से बात करते हुए कि दरअसल 2024 लोकसभा के इलेक्शन का जो बिगुल है, जो फॉर्मली अनाउंसमेंट है, वो हम वहां से करने जा रहे हैं। तो दरअसल 28 तारीख को कांग्रेस अपनी ताकत नागपुर से दिखाने जा रही है कि देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा होंगे और उसके साथ जो स्टेज से तमाम तरह की बातें कही जाएंगी वो एक तरह से फॉर्मली अनाउंसमेंट होगा, बिगुल फूंका जाएगा 2024 लोकसभा के चुनाव के लिए। लेकिन इसके इतर बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी देखिए आज अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों ही पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। इससे पहले भी अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, उससे पहले आपको याद होगा असेंबली इलेक्शन के दौरान बिहार का भी उन्होंने दौरा किया था। फिलहाल अमित शाह की नजर जो है वो 3 राज्यों पर है, उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें आती हैं, तेलंगाना से 17 और उड़ीसा से 21, इनका टोटल करें तो ये 80 सीटें हैं। और ये वो राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। आपको याद होगा असेंबली इलेक्शन में उसने पूरी अपनी ताकत झोंक दी थी और तमाम ये दिखाया गया था एग्जिट पोल से लेकर तमाम जगहों पर कि बीजेपी वहां पर सरकार में आ रही है। लेकिन दीदी ने अपना पूरा दमखम दिखाया और अकेले वो लड़ी और उन्होंने दिखाया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को वो कैसे हरा सकती हैं। लेकिन अभी कोई चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, वहां पर कोई बड़ा उनके पास चेहरा नहीं है और अभी क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो मोदी ही चेहरा है। लेकिन अमित शाह और जेपी नड्डा आज बंगाल में हैं, तो जाहिर सी बात है जो 42 सीटें हैं उस पर उनकी नजर है। उनको लग रहा है कि हिंदी पट्टी में पहले ही उनके पास जो सीटें हैं उससे ज्यादा उन्हें नहीं मिल सकती हैं, तो अगर वहां नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कहां हो सकती है, तो वो अपनी कमजोर कड़ी पर काम कर रही है और इसी के लिए बीजेपी जानी भी जाती है। तो जहां बीजेपी कमजोर है वहां वो काम कर रही है और जाहिर सी बात है जहां इंडिया गठबंधन मजबूत है तो वहां वो चाह रही है कि वो और ज्यादा से ज्यादा इंडिया गठबंधन की जो पार्टीज हैं उनको, इंडिया गठबंधन को चोट पहुंचा सके। इस सबको किस तरह से देखा जाए? इंडिया गठबंधन की जो तैयारियां हैं, जो मीटिंग्स चल रही हैं, जो कांग्रेस की मीटिंग चल रही है, जो लगातार सीट शेयरिंग के जो फॉर्मूले को लेकर एक तरह से बात बनती हुई जो नजर आ रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो अपनी पूरी ताकत दिखाने जा रही है 28 तारीख को, और जो पीएम चेहरे को लेकर जो तमाम बातें कही जा रही हैं, और फिलहाल की जो पूरी स्थिति है इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और बीजेपी की, उसको कैसे देखा जाए। और उसके साथ साथ जनवरी का आगाज होने जा रहा है और आपको पता है कि राम मंदिर को लेकर, उसके उद्घाटन को लेकर किस तरह की तैयारियां बीजेपी कर रही है और लगातार इन्विटेशंस जो हैं वो तमाम नेताओं को भेजे जा रहे हैं। और इससे भी आपको मैं समझाऊंगी कि कैसे बीजेपी एक प्रोपेगेंडा जो है वो मीडिया के सहारे गढ़ रही है, नेताओं को इन्विटेशन भेजकर, और उनका जो रिएक्शन आ रहा है, वो जाएंगे नहीं जाएंगे, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं उसको लेकर। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, बेहद वरिष्ठ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। चारों मेहमानों को स्क्रीन पर ले आइए, आप देख सकते हैं। बिलाल सब्जवारी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा मेरे साथ जुड़ गए हैं। उसके साथ ही कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, बेबाक राय रखने वाली डॉक्टर पूजा त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गई हैं। अनिल सिन्हा जी, बेहद वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। और उसके साथ ही राकेश अचल जी, बहुत सीनियर वेटरन जर्नलिस्ट, जाना माना चेहरा मेरे साथ जुड़ गए। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। डॉक्टर पूजा, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, बिहार को लेकर मीटिंग चल रही है, इससे पहले कई राज्यों को लेकर मीटिंग चली। संजय राउत कह रहे हैं हमारे पास चेहरों की भरमार है, शरद पवार कह रहे हैं कि किसी चेहरे की जरूरत नहीं है अभी। उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को ममता बनर्जी ने आगे बढ़ाया था, अरविंद केजरीवाल ने उसको सपोर्ट किया था। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर भी बात चल रही है। क्या आपको लग रहा है कि और थोड़ा स्पीड अप करने की जरूरत है, चीजों को और तेजी लाने की जरूरत है, एक परसेप्शन, एक नैरेटिव बनाने की जरूरत है, और हर रोज कैसे खबरों में बने रहें और किस तरह से जनता के मुद्दे उठाते रहें ताकि जनता को लगे कि अगर कोई ऑप्शन है, अभी 63%
जो जनता है जिसने बीजेपी को 2019 में नकारा था, उसके लिए आप ऑप्शन बन सके? आपको लग रहा है और अभी काम करने की जरूरत है? मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि हमें और काम करने की जरूरत है। हमें मुद्दों को बहुत ही स्ट्रांगली, जो कहते हैं ना, एग्रेसिव तरीके से उठाने की जरूरत है। हमें सीट शेयरिंग पे जल्द से जल्द सहमति बनाने की जरूरत है। पर ये बात भी देखनी पड़ेगी कि यहाँ 28 क्षेत्रीय दल, 28 दल हैं और जिनकी उनके क्षेत्र में बहुत ज्यादा मतलब बहुत पावर है, बहुत अथॉरिटी है, उनका एक वोटर बेस है। तो ऐसे में सभी को एक मंच पे लाना, सभी को में सहमति बनाना, मुझे लगता है कि बहुत टेढ़ी खीर है। पर जैसा कि जयराम जी ने कहा कि हम खुले मन से और बंद मुंह से सीट शेयरिंग करेंगे और बहुत जल्दी 3 हफ्ते का टारगेट रखा गया, बहुत जल्दी हम सीट शेयरिंग करेंगे। नागपुर में हमारी है तैयार, हमारी रैली होने ही वाली है और अब हम साथ में इस पर भी प्लान डिवाइस करेंगे कि हम किस तरीके से सम्मिलित रैलियां लिया करें। जैसे ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला मुझे लगता है फाइनल होगा और ये सबसे महत्वपूर्ण होगा इस पूरे गठबंधन की, अगर कोई टेस्ट ऑफ द टाइम है तो वो है सीट शेयरिंग। कोई अपने क्षेत्रीय प्राथमिकता छोड़ना नहीं चाहता, कोई अपनी क्षेत्रीय अथॉरिटी छोड़ना नहीं चाहता। कांग्रेस एक सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है, तो मुझे लगता है सीट शेयरिंग जैसे ही होगा वैसे ही हम रैलियां लेना शुरू करेंगे। पर बात जहां तक प्रधानमंत्री के फेस की है, पीएम फेस की है, तो शरद पवार जी हो या संजय राउत हो, उनका कहना सही है क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ देश को बचाने के लिए, यह लड़ाई सिर्फ जनता के मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाने की नहीं है। यह लड़ाई राजनीति में जो आई मी माई सेल्फ का जो सिंड्रोम हो चुका है, हर जगह में म्युनिसिपल इलेक्शंस मेरे नाम पे लड़ेंगे, मोदी की गारंटी चलेगी, राज्य चुनाव मोदी पर होंगे, नेशनल इलेक्शंस मोदी जी पर होंगे, हर चीज जो चल रही है मोदी मोदी मोदी, उससे मुझे लगता है उससे निजात दिलाना भी, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसका सबसे बड़ा जो कहते हैं स्तंभ होता है वो है पार्टिसिपेशन। सबके मत होने चाहिए, सबकी राय जाननी चाहिए, पर यहाँ पे सिर्फ केंद्र में बैठे एक व्यक्ति फैसला लेते हैं। अगर हम नार्सिसिज्म की, अगर हम आत्ममुक्ति की हद देखें तो 2-3 खबरें हैं जिन्होंने मेरा ध्यान खींचा। अभी भाजपा कर्नाटक ने एक पोस्टर दिया था, वो पोस्टर में दिखाना चाहूंगी जिसमें मोदी जी का कद राम जी से बड़ा है और वो राम जी, छोटे राम जी को लेकर जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या। आज मोदी जी की आत्मगुप्ता में आपने मोदी जी को श्री राम से भी बड़ा कर दिया। इस देश के सर्व पूज्य श्री राम जो हैं उनसे भी बड़ा आपने मोदी जी को कह दिया। दूसरा मैं देख रही हूँ कि केंद्र सरकार 822 पॉइंट्स पर मोदी जी के लाइफ साइज कटआउट लगाएगी जो सेल्फी पॉइंट बनेगी। लोगों के करों का पैसा, ये जो पब्लिक मनी है, उसका इतना बेहुदा खर्चा नहीं हो सकता। क्या जरूरत है मोदी जी की लाइफ साइज सेल्फी पॉइंट की? मुझे समझ नहीं आता। आप राज्यों का नरेगा का पैसा नहीं दे रहे हैं, आप राज्यों को आपदा घोषित नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मोदी जी के सेल्फी पॉइंट्स पर पैसा लगा रहे हैं। और यही मोदी जी हैं जिन्हें मणिपुर पे बोलने के लिए विपक्ष को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा, जिसके इसमें नंबर्स नहीं थे। आज विपक्ष बोलते बोलते थक गया कि हमें पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी उस पर डिस्कशन चाहिए, उस पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का स्टेटमेंट चाहिए थे, लेकिन मोदी जी संसद में आकर एक स्टेटमेंट नहीं देते। बनस्पत 150 के करीब सांसदों को निष्कासित कर दिया जाता है। और यही मोदी जी जब नो कॉन्फिडेंस मोशन में आकर बोलते हैं तो एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है। बात आपसे प्रश्न किया गया था कि मणिपुर 160 दिनों से क्यों जल रहा है, वहां 60,000 लोग विस्थापित हैं, उनके लिए क्या हो रहा है, देश की सुरक्षा व्यवस्था इतनी विफल क्यों हो रही है, पर मोदी जी वहां खड़े होकर कह रहे हैं एक अकेला सब पर भारी, और सारे एमपी जितने भी सांसद हैं वो बच्चों की तरह ताली चिल्ला रहे हैं, मोदी मोदी हो रहा है। तो मुझे लगता है ये जो नार्सिसिज्म, ये जो आत्ममुग्धता की जो केंद्र बन चुका है आज के डेट में शासन, उससे भी हमें निजात दिलाना है। मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक को प्राइम मिनिस्टर का फेस नहीं करना चाहिए। यहाँ हर नेता, प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में? प्राइमस इंटरफेयर्स, वो सबके सारे एमपीज के बीच में एक रिप्रेजेंटेटिव है, ही इज अ फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, बस उससे ज्यादा नहीं है। हमारे देश की राजनीति, हमारी संसदीय प्रणाली, मुझे याद है मोदी जी जब संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने वेदों को कोट करके कहा था, सम्मिचम सभ्रता रुतबा बांचम बदेद, मतलब एक मत होकर एक संकल्प लेकर सार्थक संवाद कर सकते हैं। हमारे विचारों की एकजुटता के लिए सबको संकल्प लेना चाहिए, लेकिन उसी संसद में 10 बिल्स बिना स्टैंडिंग कमेटी को रिफर किए पास हो जाते हैं। 16%, 71% से 16% घट जाता है कमेटीज को, और ये बड़े बिल्स हैं। आपने क्रिमिनल प्रोसीजर को चेंज किया है, आपने टेलीकम्युनिकेशन बिल लाया है,
उसके बाद सांसदों को एजेंडा ऑफ द डे एक सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के थ्रू बताया जाता है, जिसमें डिस्कशन होने के बाद बताया जाता है। उनको इतना वक्त भी नहीं दिया जाता कि वो इतने बड़े पेपर्स पे स्टडी करें, अपनी राय रखें, और सब वॉइस वोट से, सारे सांसद विपक्ष बाहर है, सब वॉइस वोट से ये पास हो जाते हैं। कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं, कोई पब्लिक कंसल्टेशन नहीं। इसी बात की प्रधानमंत्री जी जब उद्घाटन कर रहे थे तो बात की थी, यही वेदों को कोट किए थे। मुझे लगता है इस आत्ममुग्धता, इस मैं मी माई सेल्फ, जब पूरा सत्ता का केंद्रीकरण, अखंड केंद्रीकरण हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल टू डिक्टेटरशिप हो गया है कि दो लोग दिल्ली में बैठ के सब कुछ डिसीजन लेते हैं और सब लोग ताली बजाते हैं। मोदी जी आते हैं तो मोदी 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 होता है। संसद में ये कैसे हो सकता है? ये व्यवहार का वो नहीं है, डिग्निटी का बिहेवियर ब्रीच नहीं है कि आप कोई संसद में आ रहे हैं तो मोदी 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 कर रहे हैं। ये कोई इलेक्शन रैली तो है नहीं बीजेपी की। यहाँ कोई अगर मोदी जी बनारस से जीत के आए हैं तो कोई केरला से इलेक्ट होकर आया है, कोई बिहार से होकर आया है, उसमें मोदी मोदी कैसे हो सकता है? तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मुझे नहीं लगता है करेगा। और बिल्कुल डॉक्टर पूजा, आपके पास बहुत सारे, जी बिल्कुल, कांग्रेस के पास या इंडिया गठबंधन के पास मैं कहूंगी कि मुद्दों का अंबार है। अगर वो वाकई में जनता के बीच मुद्दे लेकर जाना चाहें उस ताकत के साथ जो उनके पास है 28 दलों की, तो उनके पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है, मुद्दों का कोई अभाव नहीं है। इतने मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, लेकिन वही बात है कि वो परसेप्शन बनाना, वो नैरेटिव बनाना अभी बहुत जरूरी है, और उस पर भी उतना ही काम करने की जरूरत है जितना सीट शेयरिंग को लेकर काम करने की जरूरत है। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन राकेश जी, सवाल मेरा ये है कि अभी जो स्थिति आपको नजर आ रही है, एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन को लेकर तैयारियां हैं, लगातार जो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको भी इन्विटेशंस भेजे जा रहे हैं और फिर मीडिया को भेजा जाता है कि आप जाएंगे नहीं जाएंगे, तो वो टेस्ट कराया जाता है, फिर उसके हिसाब से पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा है, नैरेटिव, वो चलाया जाता है। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन की अभी तैयारियां हैं, जो 3 हफ्ते का वक्त मुकर्रर किया गया है सीट शेयरिंग को लेकर और पीएम के फेस को लेकर भी अभी लग रहा है बहुत सूझबूझ और समझदारी से सब नेता बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जयराम रमेश से भी जब ये कहा गया कि आप कांग्रेस जो है बड़े भाई की भूमिका में है, तो उन्होंने इसको भी डिनाई किया। उन्होंने कहा नहीं, कोई बड़े भाई की या छोटे भाई की कोई भूमिका नहीं होती है, सब साथ हैं और मिलकर लड़ेंगे। क्या आपको लग रहा है ये बातें कि मुंह बंद करके खुले मन से या कोई बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, जितना हम्बल होकर कांग्रेस लड़ेगी, जितना बड़ा दिल दिखाकर कांग्रेस लड़ेगी, आपको लग रहा है सीट शेयरिंग और इस सब का फॉर्मूला उतना ही आसान होगा, या फिर जो तमाम दल हैं वो कुछ ज्यादा ही कांग्रेस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अभी मैं पूजा जी को सुन रहा था और निश्चित तौर पर उनकी चिंताएं बहुत जायज हैं कि इक्वल टू तानाशाही स्थितियां बन गई हैं, लेकिन इसको लेकर के इंडिया गठबंधन की जब भूमिका की बात आती है तो मुझे लगता है कि चुनाव की तैयारियों और चुनौतियों को देखते हुए जो किया जाना चाहिए था वो शायद इंडिया गठबंधन अभी तक नहीं कर पाया है। ये बात सही है जो अभी जयराम भाई कह रहे थे कि बंद मुंह रख करके और दरिया दिल होकर के ही ये मामले निपटाए जाएंगे, सीट शेयरिंग के हो या चेहरे का मामला हो। और कांग्रेस के पास गठबंधन से कैसे मुकाबले किए जाते हैं, कैसे सरकारें बनाई जाती हैं, चलाई जाती हैं, इसका खासा तजुर्बा है। उसके लिए ये कोई नया खेल, यूपीए की सरकार 10 साल चली इस देश में और बड़े अच्छे ढंग से चली, उसमें रोज रोज ऐसे तमाशे नहीं हुए जैसे कि हमारे एनडीए की जो सरकार में अकाली दल छूट के कहीं चला गया, शिवसेना कहीं चली गई, ऐसे तमाम सहयोगी उनके टूटे और ये टूट फूट चलती रहती है। बावजूद इसके आज का जो सिनारियो है, आज का जो परिदृश्य है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल की हैसियत से जितना आगे बढ़कर के चुनाव की तैयारियों में लगी है, उसके मुकाबले विपक्ष की तैयारियां कभी कभी निराश करती हैं। देखिए, लोकतंत्र में, हमारा संसदीय लोकतंत्र में चेहरों की महत्ता नहीं होती, ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप पुराना इतिहास देखें तो हमने जितने भी चुनाव लड़े हैं अभी तक, 18वीं लोकसभा में हम जा रहे हैं चुनाव करने के लिए, तो हम चेहरों पर ही चुनाव लड़े, 2-4 छोटे अपवादों को छोड़ करके, जिनमें सरकारें 41 महीने चली, 30 महीने चली, 4 महीने चली, उनको आप भुला दें तो हमेशा चेहरा चला है इस देश में और आगे भी, आज भी चल रहा है चेहरा, मोदी का चेहरा चल रहा है। और जैसा कि है कि सड़क से लेके संसद तक मोदी मोदी की आवाजें आ रही हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष इसको रोक नहीं पाया और उसने रोकने की कोशिश की तो उसको संसद से बाहर फेंक दिया गया। ये भी एक इतिहास है, आगे के पीढ़ियां पढ़ेंगी इसको
कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र में कैसी दुर्दशाएं भी हुई, लेकिन अभी भी समय गुजरा नहीं है। इंडिया गठबंधन जैसा कि जयराम जी कह रहे हैं उस हिसाब से तैयारी करे और बेहतर हो। मैं इससे सहमत नहीं हूँ पूजा जी की बात से कि चेहरे की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर चेहरा सामने रख दिया जाए तो आधी लड़ाई का परिणाम तो आपको अभी मिल जाएगा। चेहरा सामने कि किस पर ये चुनाव लड़ा जाएगा, भाई मोदी को अगर हम हटाएंगे तो विकल्प क्या है। ये कह रहे हैं ना आसान है कि संसद चुने जाएंगे और बाद में वो अपना नेता तय कर लेंगे, ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन जब तक आप अपना नेता, अपना जो चेहरा है सामने जब बदलने में आसानी महसूस नहीं करेगी, तो सीट शेयरिंग के लिए भी इंडिया गठबंधन के पास समय कम है और चेहरे चुनाव करने के लिए भी समय नहीं है। चेहरा अगर बचा करके इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बढ़ता हुआ अश्वमेध है गठबंधन रोक ले। वो 400 की बात कर रहे हैं तो 400 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक दूरदृष्टि है चुनाव को लेकर के। वो 2047 तक की योजनाएं बनाकर रखे हुए हैं और आपके पास 2024 का जो चुनाव है उसकी योजना में आप कह रहे हैं देखते रहिए, कल बताएंगे, परसों बताएंगे। तो ऐसे मुकाबले नहीं होते, जबकि तानाशाही अपने पूरे उरूज पर पहुंच चुकी है। जहां आप बातचीत सांसदों को कुछ समझ नहीं रहे हैं, पूरा विपक्ष बाहर करके आप कानून पर कानून, विधेयक पर विधेयक बनाए चले जा रहे हैं। ऐसी विषम स्थिति में ये इफ और बट का समय नहीं है, तत्काल फैसला कीजिए। सीट शेयरिंग कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़ा है उसका, वो समझती है कि गठबंधन धर्म में किसको क्या दिया जाना चाहिए, छोड़ा जाना चाहिए, तो इसको आप भूल जाइए। लेकिन चेहरा अगर सामने, तो लड़ाई फिर से मैं कहता हूँ कि आधी अधूरी रह जाएगी और 2024 में हम जो उम्मीद कर रहे हैं तब्दीली की देश में, वो शायद हमें देखने को न मिले। खुश रहिए। जी बिल्कुल। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम दरअसल एक तरह से आगाह करने का भी काम कर रहे हैं कि इनको देखना चाहिए। अगर वाकई में इंडिया गठबंधन को ये लगता है, कांग्रेस को लगता है कि 2024 की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहता है और एक विकल्प के तौर पर लोगों के सामने पेश होना चाहता है, और मैंने पहले भी कहा, फिर कहूंगी कि जो 63% लोग हैं उससे भी ज्यादा जिन्होंने 2019 में बीजेपी को नहीं चुना, उनके लिए एक मजबूत एक ऑप्शन की तरह, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने वोट भी किया, अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन की तरह सामने आना होगा, उन मुद्दों को और मजबूती से उठाना होगा। बिलाल साहब, आप फिलहाल की स्थिति को कैसे देखते हैं? एक तरफ बीजेपी जैसी पार्टी है जो जहां कमजोर होती है उस पर, जो कमजोर सीटें होती हैं, जो या कमजोर उसकी कड़ी होती है उसमें पहले काम करती है, जहां मजबूत होती है उसको पता है कि वहां तो वो काम कर ही लेगी। मध्य प्रदेश से लेकर तमाम जगह के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अभी आज अमित शाह और जेपी नड्डा बंगाल में हैं, उसके बाद उनके और प्लान है, जैसे मैंने कहा कि उड़ीसा और तेलंगाना और बंगाल, यहां से 80 सीटें आती हैं और ये बताया जा रहा है कि अमित शाह का टारगेट है कि वो 50 सीटें वो यहां से जीतें। क्या अगर हिंदी पट्टी से कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई यहां से की जाए। यहां पर विपक्षी दल जो हैं वो बेहद मजबूत हैं, जो इंडिया गठबंधन के भी साथ हैं, और दूसरी तरफ आप कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की तैयारियां देख रहे हैं। कैसे देखते हैं और आंकते हैं इन दोनों चीजों को आप अभी फिलहाल की स्थिति में? देखिए बुशरा साहब, जो सिम्टम्स मैं फिलहाल देख रहा हूँ, एक तो ये इनका इंडिया गठबंधन की जो शुरुआत और एक बहुत भव्य कार्यक्रम नागपुर से होने जा रहा है, ये मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। दरअसल नागपुर का जो ये मामला है उसको इस दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है कि नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक शाखा का भी हेडक्वार्टर है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, और वहां से ये लड़ाई जो शुरू होने जा रही है ये बताता है कि इंडिया गठबंधन के लिए इस देश के अंदर जो विचारधारा की लड़ाई है राइट विंग फोर्सेस से लड़ने की, वो कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसकी शुरुआत नागपुर से की जा रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो एक डेवलपमेंट मैं मानता हूँ। और क्योंकि ये जो लोकसभा का चुनाव है ये दरअसल सिर्फ हारने और जीतने का चुनाव नहीं, देश के जो हमारे संवैधानिक मूल्य है, लोकतांत्रिक मूल्य है, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, लोकतांत्रिक मर्यादा है, उनको बचाने का चुनाव है। और व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो वाकई में देश आगामी वक्त के अंदर या भविष्य के अंदर किस ओर ले जाना चाहते हैं देश के लोग, इसको खासतौर से
देश की वरिष्ठ पार्टियां, बड़ी पार्टियां, देश के बुद्धिजीवी समाज और देश के वो जिम्मेदार नेता जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है। ये उस दृष्टिकोण का चुनाव है। हारना जीतना तो चुनाव में लगा रहता है। इसलिए ये लड़ाई नागपुर से शुरू होगी और उन विचारधाराओं के खिलाफ शुरू होगी जो देश पर काबिज है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण मैं मौजूदा समय में इसे पाता हूं और ये बताता है कि इंडिया गठबंधन उस वैचारिक लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी बात, मैं एक पॉजिटिव जो नोट्स मैं देख पाया हूं कि पिछले कुछ दिनों से जो नीतीश जी को लेकर जो एक अफवाहें बाजार में फैली हुई थी, एक हलचल थी कि नीतीश जी नाराज है, उससे संबंधित भी नीतीश कुमार का बयान साफ आ गया है कि उन्होंने कहा हम किसी तरह के भी नाराज नहीं है। इस डेवलपमेंट को भी मैं इंडिया गठबंधन के लिए एक पॉजिटिव नोट पर देखता हूं। ये बताता है कि इंडिया गठबंधन की यूनिटी अभी भी बरकरार है। तीसरी बात आती है प्राइम मिनिस्टर के चेहरे की। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होने के भी फायदे हैं, ना होने के भी फायदे हैं। होने के फायदे भी इसके दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है और ना होने के भी दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, और ये एक लंबी डिबेट का विषय है। पॉइंट इज दैट कि इस पर इंडिया गठबंधन में जो विचार बनता है वो सोच समझ कर बनना चाहिए और इस पे ज्यादा फायदा किधर है उस तरफ विचार होना चाहिए। अभी शरद पवार जी ने जो बात कही कि प्राइम मिनिस्टर के चेहरे की जरूरत नहीं, ये अभी शरद पवार साहब की इंडिविजुअल राय है। मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन जल्द ही इस पर कोई राय बना लेगा और अगर वो राय यूनानिमिटी के साथ बनती है तो उस पर स्टिक रहना चाहिए और विचारधारा के दृष्टिकोण से चुनाव को लड़ना चाहिए। लेकिन इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि प्रधानमंत्री का चेहरा होने के भी फायदे हैं और ना होने के भी नुकसान है। दोनों तरीके से इसे देखा जा सकता है। अब आते हैं शीट शेयरिंग का मसला। देखिए, शीट शेयरिंग का मसला इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो कुछ भी चुनाव लड़ा जाएगा वो आपके रणनीति पे लड़ा जाएगा, नैरेटिव पे लड़ा जाएगा और अपने क्षेत्रीय दलों के साथ आप कितने कंफर्टेबल जोन में जाके शीट शेयरिंग करते हैं। और क्षेत्रीय दलों जो जहां मजबूत है वहां कांग्रेस को स्पेस देने की जरूरत है। और एक और डेवलपमेंट मैं जो देख रहा हूं काफी समय से मायावती का डेवलपमेंट राष्ट्रीय स्तर पर एक समय हुआ करता था, 2-3 महीने पहले मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात टेलीविजन प्लेटफॉर्म पे कही थी कि उत्तर प्रदेश के परिवेश में जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे तो मैंने ये बात कही थी कि मायावती की इंडिया गठबंधन में आने की संभावना है। 5 राज्यों के चुनाव हो गए, परिस्थितियां फिर बदली और आज के उस बदलती परिस्थितियों के बाद मैंने ये कहा था कि मायावती की क्रेडिबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मायावती को अपनी क्रेडिबिलिटी, सैद्धांतिक क्रेडिबिलिटी और वैचारिक क्रेडिबिलिटी के दृष्टिकोण को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि मायावती के यहाँ जो इंटरनल प्रेशर है पार्टी का, जिसको उनके जो सांसद हैं वही चाहते हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े। इंटरनल प्रेशर है मायावती के ऊपर सांसदों का, वो तकरीबन 10 सांसद है। तो ये भी इंटरनल प्रेशर मायावती को जूझना पड़ रहा है। दिक्कत क्या आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से समझौता हो और किस तरह से मायावती को फोल्ड में लिया जाए, ये एक लार्जर प्रोस्पेक्ट का विषय है। कुल मिलाकर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब फेस कैसे किया जाए। तो मैं ये मानता हूं उसके लिए कांग्रेस को एक महत्वपूर्ण रणनीति बनाने की जरूरत है, उसके अंदर मैक्सिमम दलों को साथ लाने की जरूरत है, नैरेटिव को स्ट्रांग रखने की जरूरत है और इंडिया गठबंधन की एकजुटता को एक विकल्प के रूप में पेश करने की जरूरत है, ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो कि हाँ, मोदी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन एक मजबूत विकल्प है, इसको वोट दिया जा सकता है। बाकी सब चीजें परिस्थितियों पर निर्भर करती है, रणनीति पर निर्भर करती है, नैरेटिव पर निर्भर करती है और शीट शेयरिंग पर निर्भर करती है। आने वाले समय में जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा हम रिपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं अनिल जी। अभी वक्त आ गया है क्योंकि वक्त बहुत कम है और ये भी बार बार कहा जाता है कि जल्दी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। चलिए, अगर इस बात को थोड़ी देर के लिए हटा दें कि जल्दी चुनाव अगर नहीं भी हो रहे हैं और अगर वक्त पर भी होते हैं तो भी आप ये देखें कि कितना कम वक्त बचा है। अब ऐसे में आपको लगता है कि बहुत मजबूती से अभी इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को लोगों के बीच विचारों के साथ, मुद्दों के साथ और एक ऐसा ऑप्शन बनके कि अगर आप हमें चुनते हैं तो हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं, और ये जो इंडिया गठबंधन, ये 28 दल जो एक साथ आए हैं, ये इतने ताकतवर हैं कि मोदी से, क्योंकि ये दिखाया जाता है बार बार कि मोदी जैसे अब अजय हो चले हैं,
इस तरह की तमाम बातें कही जा रही हैं, तमाम तरह के इस तरह के जो नैरेटिव्स हैं वो सेट किए जा रहे हैं, उन सबसे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस बात को किस तरीके से लोगों के सामने उसे पहुंचाना चाहिए और अभी की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये दो हम असल में है कि दो एक अनइवन मैच है। इस मैच में हम लोग उसी तरीके से सोचें कि जो भी मतलब जेपी नड्डा और अमित शाह या जो भाजपा की मशीनरी है वो जिस तरह से कर रही है उसी को रिस्पॉन्ड करे या उसी तरीके से कांग्रेस बिहेव करे, मुझको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है और ना उसको करना चाहिए। एक तो है कि दो चीजें सामने है। देखिए, चुनाव के नतीजे क्या होंगे, हम लोगों को अपना दिमाग साफ रखना चाहिए कि एक अनडेमोक्रेटिक फोर्स है, दूसरी तरफ एक डेमोक्रेटिक फोर्स है, वो दोनों के बिहेवियर में आपको फर्क आएगा। इसीलिए जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हमको ये, अब जैसे प्रधानमंत्री के चेहरे की बात है, प्रधानमंत्री के चेहरे की बात लोगों ने कहा भी कि पहले से रहा है, अगर आप ठीक से एनालाइज करेंगे तो ऐसा नहीं है। 67 के बाद से कोई चेहरा नहीं प्रधानमंत्री का इफेक्टिवली रहा, एक तरफ एक चेहरा रहा लेकिन बाकी चेहरा कोई नहीं रहा। 69 में भी जो 89 में भी जो बने ये प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह, उस समय देवीलाल और चंद्रशेखर का भी नाम चल रहा था। पूरा 90s में जो भी प्राइम मिनिस्टर बना वो कोई किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीता गया था, चाहे नरसिम्हा राव हो चाहे ये हो। बाद में भी जो 2004 का इलेक्शन ना, 2004 के इलेक्शन में भी कोई चेहरा नहीं था, और मनमोहन सिंह तो कोई चेहरा थे ही नहीं, वो अंत तक नहीं थे चेहरा। तो इसीलिए चेहरा का सवाल नहीं है। और चेहरे वाली जो मतलब ये उसका जो शोर मचाया जा रहा है गोदी मीडिया की तरफ से, इसका शिकार हम लोगों को नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि गोदी मीडिया वही चाहता है। अब बताइए कि एक चैनल पर, आज ही किसी चैनल पर मैं था, मतलब यूट्यूब चैनल पे, तो चर्चा चल रही थी सर्वे के बारे में। एक सर्वे में क्वेश्चन रखा गया कि अगर एक चेहरे का पीएम के नाम पर चुनाव हो तो किसको आप चुनेंगे? एक आदमी को अगर पीएम चुनना हो, अरे एक आदमी को पीएम चुनने का कोई अपने संविधान में है क्या व्यवस्था? अपने यहाँ संविधान में साफ लिखा हुआ है कि जो भी जीत करके आएगी मेजोरिटी पार्टी जो होगी उसका जो लीडर होगा वो प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री पद के लिए कोई चुनाव नहीं होता है। ये लगातार बीजेपी बहुत पहले से ट्राई कर रही है कि राष्ट्रपति तरीके से प्रणाली लागू कर दिया जाए, ताकि आप पैसे का और मीडिया का और सब चीज का उपयोग करके एक चेहरा कर ले। अब अभी आप बताइए कि अभी ने किसी ने बताया कि कटआउट जो है उनका लग रहा है उनसे बड़ा। अब बताएं, पूरे हिंदुस्तान में अगर सेल्फी पॉइंट मोदी का है तो फिर दूसरा आदमी कौन चेहरा हो सकता है? दूसरा आदमी के चेहरे का क्या मतलब है? जब चेहरा दिखेगा ही नहीं तो जो टेलीविजन चैनल से लेकर के क्या कहते हैं राशन की थैली तक पर एक ही आदमी का चेहरा रहेगा, तो गांव वाले आदमी को कैसे पता चलेगा कि दूसरा चेहरा भी हो सकता है? तो इसीलिए ये चेहरे वाले जो का आइडिया है, हम लोगों को इसको डिफीट करना चाहिए, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। चाहे कांग्रेस ही अगर लाए या इस तरह की बात करे तो इस संविधान के स्पिरिट के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। दूसरा है कि एक और देखिए, ये जो कहते हैं कि कवायद शुरू हो गई, अब आप 28 दल हैं, 28 में सारे दल, 29 को जेडीयू की बैठक है, लगातार वो धारावाहिक के खिलाफ शिवसेना यहाँ मुहिम छेड़े हुए है बॉम्बे में। तो लगा ही है, हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपने कवायद में लगी हुई है। आप इसको जोड़ करके देखिए, इसको आप सेंट्रलाइज्ड पार्टी, दो मैन की पार्टी है, मोदी और अमित शाह की, और उसके विंग्स कौन है? ईडी है, सीबीआई है। अब ये जो गए हैं बंगाल, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मतलब आप बाद में चेक कर लीजिएगा। वो बंगाल गए हैं 10 दिन के अंदर, वहां ईडी का प्रोग्राम बन जाएगा, आईटी का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रोग्राम बन जाएगा, सीबीआई का प्रोग्राम बन जाएगा, और फिर आरएसएस को ये क्या कहते हैं डीवीसी मुद्दा लेकर चली आएगी। उनके पैटर्न से हम कांग्रेस की तुलना क्यों करें? कांग्रेस में कमजोरी कहां है, ये बात मैं भी आगे करूंगा। एक तो ये आप देख लीजिए कि दो अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। अभी किसी चैनल पर आपने सुना
कि एनडीए की में सीट शेयरिंग का क्या हुआ। एनडीए में मान लिया आप 10 सीट देने वाले हैं ना यूपी में, अनुप्रिया पटेल की पार्टी को देंगे, राजभर की पार्टी देंगे, निषाद की पार्टी को देंगे, तो उसका सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला बन रहा है? कभी किसी चैनल पर किसी को बहस करते देखा आपने? कहीं नहीं देखा आपने। बिहार में भी वो जो है चिराग पासवान और 2 पासवान एक साथ हैं, दोनों हैं एनडीए में, और दोनों में एक दूसरे के खिलाफ घोषणा कर चुके हैं कि रामविलास पासवान की लीगेसी को कौन लेगा और हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ फाइट करेंगे। दोनों एनडीए में है। किसको दे रहा है सीट? वो बहुत महत्वपूर्ण सीट है वो, वैशाली की। तो ये जो है, इसके बारे में आपको खबर देख रहे हैं क्या? उनके सीट शेयरिंग का क्या हुआ? बीजेपी में सीट शेयरिंग का क्या होगा? शिवराज सिंह चौहान, ये क्या कहते हैं अपने वसुंधरा राजे, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, इन लोगों को किनारे करने के बाद बीजेपी किस तरह सीट शेयर कर रही है, इसके बारे में कोई चर्चा है क्या? हमको उधर भी देखना चाहिए कि क्या है। एक और लास्ट मुद्दा मैं बोलता हूं कि कहां कमजोरी है। कमजोरी देखिए ये है, निश्चित तौर पर 28 दलों का गठबंधन है, हर दल सशंकित है कि 2024 के बाद उनकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि उनको अपने चुनाव में जाना है, विधानसभा के चुनाव लड़ने हैं, पार्टी को बचाए रखनी है। अखिलेश भी चिंतित है कि अगर मान लिया कि मुस्लिम वोट अगर निकल गया, अल्पसंख्यकों का वोट निकल गया तो क्या होगा। मायावती अभी है नहीं गठबंधन में, लेकिन उनको चिंता है, जो कम से कम बीजेपी में तो नहीं है, लेकिन उनको चिंता है कि दलित वोट निकल जाएगा तो क्या होगा। महाराष्ट्र के इक्वेशंस लगातार बदल रहे हैं, बिहार में इक्वेशन चेंज होने के आसार हैं। इन परिस्थितियों में इसको कैसे आप एड्रेस करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ स्टेट्स क्लियर हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है, बिहार है, यहाँ गठबंधन मजबूत है, सारा उनका सेटअप ठीक है। साउथ में कोई चैलेंज नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी इस बार खत्म होने वाली है। जो हिंदी पट्टी है वो एक मामला है जहां वो कवायद कर ही रहे हैं राम मंदिर का उद्घाटन का, उससे आपको कैसे फाइट करना है ये निश्चित तौर पर चुनौतियां हैं। एक और चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो मशीनरी है आपकी लड़ने वाली, वो हमको लग रहा है कि पुरानी मशीनरी है। यही अभी जो कांग्रेस ने संगठनात्मक फेरबदल किए हैं वो कहीं से इंस्पायर नहीं करता है। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस को यहाँ तक डुबाने में यहाँ तक मदद करते आए हैं, वही लोग हैं। इनसे अलग मतलब उनकी ताकत नहीं है। सब नकारा जो है उन्होंने लोगों को ले आया है, ये अंतर है। इसको कैसे वो करते हैं मतलब एड्रेस, वो इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज मुझको नहीं लग रहा है कि बहुत दिक्कत में है। बीजेपी बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रही है, और कांग्रेस ने जो नैरेटिव और राहुल गांधी ने बनाया है भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, लगातार आप देखिएगा कि वो असेंडेंस पर है, वो आगे बढ़ता हुआ है। इसीलिए बहुत निराश होने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसका एनालिसिस का तरीका बदलना चाहिए। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि उन प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, और हर चीज को बिल्कुल आके कान खोलकर देखकर उसका एनालिसिस करना चाहिए। ना किसी के साथ ना किसी के खिलाफ खड़े, जर्नलिस्ट का ये काम भी नहीं है। हमारा काम है सिर्फ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। लेकिन डॉक्टर पूजा, कांग्रेस के सामने, इंडिया गठबंधन के सामने चुनौतियों का अंबार है। आपको ये लड़ाई साधारण नहीं बल्कि असाधारण तरीके से आपको लड़नी पड़ेगी। जो पुराने तौर तरीके हैं उनको भूलकर नए तौर तरीके आपको अपनाने होंगे, क्योंकि आपको पता है आपके सामने कौन सी ताकत है। 10 साल से वो सत्ता में है, आरएसएस जैसा संगठन है, वो सामदाम दंडभेद से इलेक्शन जीतना वो जानते हैं, धन बल से इलेक्शन जीता जाता है वो भी उनके पास मौजूद है। तमाम एजेंसीज, मीडिया उनके साथ खड़ा है, जो कि बड़ा मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है सो कॉल्ड, वो सब है। आपको नहीं लगता कि अभी भी जो चीजों की जो गति है वो धीमी है, उन पर और तेजी से काम करने की जरूरत है, और ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचने की जरूरत है, और ये देखने की जरूरत है कि अब तक जैसे आप चुनाव लड़ते आए हैं उस ढर्रे पे चुनाव ये नहीं लड़ा जा सकता है। आपको कुछ अलग करना होगा, अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाकर लोगों के सामने आना होगा। क्योंकि देखिए, आपको मैसेज तो यही देना है कि मोदी को टक्कर देने के लिए ये गठबंधन पूरी तरीके से तैयार है, ताकत के साथ तैयार है, और अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं। ये बार बार कहने की जरूरत है। इसमें अभी लग रहा है कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। जैसे मैंने कहा कि लोकसभा
अभी अमित शाह और जेपी नड्डा जो है मौजूद गए हुए हैं बंगाल में, वो अपनी कमजोर कड़ी पर जो है वो काम कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इसी तरह से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को भी ये देखने की जरूरत है कहां कमजोरियों से सबसे पहले वार करें, ना कि जहां मजबूत है उसको लेकर कंफर्टेबल हो जाए? बुशरा जी, आपके सवाल को मैं सवाल से कहूंगी कि क्या इंडिया गठबंधन जैसा एक 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 बहुत ही क्रांतिकारी जो गठबंधन है, इतनी सारी विरोधी विरोधाभासी विचारधाराओं की पार्टियों का साथ आना, यह भी एक बहुत बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और मुझे लगता है जो कहते हैं ना, आपने अच्छी शुरुआत की तो आपकी आधी जंग हो गई। यकीनन बहुत चुनौतियां हैं, एक बहुत ही बड़े लार्जर देन लाइफ जिनका प्रोपेगेंडा बना दिया गया है, उनके खिलाफ हमें लड़ना है। अभी हमारे 3 राज्यों के चुनाव बता रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ में हमने गवर्नेंस का मॉडल दिया था, अशोक गहलोत की प्रो पीपल पॉलिसीज की इतनी बात होती थी, पर तब भी लोगों ने भाजपा को चुना। तो और वहां पे इनको, मुझे लगता है कि उनको उनकी काट के रूप में हमें सामने आने के लिए भी बहुत मेहनत की, बहुत मशक्कत की जरूरत है। पर जहां तक एग्रेसिव होने की बात है, मुझे लगता है कि नागपुर में रैली का अनाउंसमेंट करना, जो कि नागपुर सिर्फ एक शहर नहीं है, वो भाजपा की वैचारिक प्रतिबद्धता का भी केंद्र है। जो उनके कल्चरल जो उनके दिमाग है जिसके पीछे का आरएसएस का, उसका गढ़ है, उसका केंद्र है। वहां से हमारी महारैली की शुरुआत करना है तैयार। हम एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो एक बहुत महीन पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि हम आपको आपके घर में आपके तरीकों से और आपको जनता के बीच के मुद्दों को चुनाव के केंद्र में लाकर हम लड़ाई के लिए हम अपना शंखनाद करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 का, कि है तैयार हम। तो मुझे लगता है कि नागपुर एक बहुत बहुत समझी एक रणनीति भी है, और मुझे लगता है बहुत साहसिक कदम भी है ये। पर जरूर हमें इसमें स्पीड लाने की जरूरत है। मैं भी चाह रही हूँ, मुझे खुद डर लगता है आने वाले समय में, मैं भी चाह रही हूँ कि सीट गठबंधन, सीट शेयरिंग पे बातें जल्दी क्लियर हो, सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, क्योंकि यह लड़ाई बहुत कठिन है। ये लड़ाई डू और डाई की है। ये लड़ाई दूसरे टर्म के बाद, इनके तीसरे टर्म के बाद, ये दूसरे टर्म में ये कर रहे हैं कि 150 लोगों को संसद से बाहर कर दे रहे हैं, कि किसी बात पर वक्तव्य नहीं दे रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कल पीएलएफएस की रिपोर्ट आई है तो उसमें लिखा गया है कि बेरोजगारी दर बढ़ रही है। आज मैंने एक न्यूज रिपोर्ट देखा कि 96,000 का सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट सरकारों से सेस का पैसा ले रही है, और उनसे जीएसटी का पैसा, उनको नरेगा का पैसा नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है हर जगह पर जो टूट रहे हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर में संगठन करते थे, केंद्र होता था, एक राज्य होता था जो मिलजुल के काम करते थे, ये जो सारी संरचनाएं टूट रही हैं। और यह सिर्फ केंद्र डिसाइड करेगा कि कहाँ पे क्या कैसे होना है। वही बात फिर से कहूंगी कि इनके पास सेल्फी पॉइंट लगाने के लिए पैसे हैं, पर कर्नाटका की अन्न भाग्य स्कीम के लिए चावल देने का को ये मना कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये जो डिक्टेटरशिप चल रही है, अगर ये तीसरे टर्म में आ जाए तो रब जाने क्या होगा, भगवान जाने कैसा ये गवर्नेंस देंगे। तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि हम जल्द साथ में आए, जल्दी से जल्दी पॉलिटिकल रैलीज हो, जल्दी से जल्दी सीट गठबंधन का फॉर्मूला पे सबकी सहमति हो। क्योंकि अब वो कहते हैं ना, इस रावण के सिर्फ एक सिर नहीं है, इसके पूरे 10 सिर हैं, और 10 सिरों से लड़ने के लिए हमें 10 प्रकार की रणनीतियां बनानी पड़ेंगी। और मुझे लगता है कि हम बनाएंगे। सबको इस बात को लेकर एक वैचारिक प्रतिबद्धता, तो कॉमन प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल सब एक बात में कहते हैं, मीडिया कुछ भी कहे, नीतीश जी गुस्सा है, अखिलेश जी गुस्सा है, पर जब सब कोई मिलते हैं तो सब कोई एक ही बात करता है कि इनकी राजनीति से देश को बचाना है और ये जनता के लिए हमें साथ आना है। तो मुझे लगता है कि छोटे मोटे कुर्बानी होंगे, छोटी मोटी जो भी फ्रिक्शन होगा उसको ओवरकम कर लिया जाएगा, जिसको पीछे आना होगा उसको पीछे आना होगा। अगर राज्यों में किसी को एज देने की जरूरत आई तो एज देना पड़ेगा, लेकिन हमें ये लड़ाई तो उसके कुछ कहते हैं ना, अंजाम तक लड़नी पड़ेगी, देश के लिए लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की। आपके पर बहुत लोग जो है एक आस भरी निगाह से उस गठबंधन को देख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये एक ऑप्शन है। अभी 3 राज्यों की हार से पहले, और जब राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा जब की, उसके बाद बहुत पूरी तरीके से नैरेटिव बदला और लोगों ने एकदम हाथों हाथ लिया उस कॉन्सेप्ट को, इंडिया गठबंधन के, भारत जोड़ो यात्रा के। लेकिन लग रहा है कि इन 3 राज्यों की हार के बाद कहीं ना कहीं इसमें
थोड़ी सी जो है वो ढिलाई बढ़ती गई, थोड़ी सी स्लो पूरा प्रोसेस होता हुआ नजर आया। अब उसको बहुत फास्ट करने की जरूरत है और उसको दिखाने की भी उतनी जरूरत है। राकेश जी, मेरा सवाल ये कि जो जनवरी का ये पूरा महीना जहां पर हम वो तमाम चीजें देखेंगे जिसकी राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक जन्म हुआ है, जिसके लिए वो जानी जाती है, और ऐसे में वो उस तरह की तमाम राजनीति करेगी और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के इन तमाम नेताओं को मुश्किल में डालेगी कि भाई आप उसके साथ हैं, मंदिर बन रहा है, आप उसके साथ हैं नहीं हैं, वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। ये सीधे तौर पर तय है कि जो लड़ाई है 2024 की, ये दरअसल विचारों की लड़ाई है और ये बटा हुआ पूरा इलेक्शन पहले भी नजर आ रहा था और अब और ज्यादा साफ तौर पर नजर आ रहा है। कैसे इससे कोप अप करेगा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी और कैसे उसको पार आना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें तो बहुत हैं कि आखिर करें तो करें क्या और कहें क्या। की जो राकेश जी है जी चुनौतियां स्पष्ट हैं। हाँ उसरा जी, आवाज आ रही मेरी? जी 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 अब आ रही है जी। हेलो जी जी जी। हाँ, मेरा कहना यह है कि देखिए जो लड़ाई है उसमें मुद्दे, सारी दिशाएं, सारे हथियार सब स्पष्ट हैं। स्पष्टता सिर्फ यही है कि इंडिया जो कि देश को विकल्प देने के लिए बहुत बड़ी जरूरत है, वो अपने अभियान में, अपनी लड़ाई में निरंतरता नहीं बना पा रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी चूंकि है, जो सत्ता में नहीं थी तो उसके पास अपनी कारों को अमल की होती है। वो 2047 में और हम 2024 और 2029 की नहीं सोच पाते। यहाँ गड़बड़ होता है। अभी जैसा सिन्हा साहब ने कहा कि चेहरा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित तौर पर चेहरा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपके वो जरा सा जब राहुल गांधी चले थे हवा बनी थी, उसके बाद एक इतना लंबा पौध राजनीतिक हो गया, तो उस यात्रा सुखद परिणामों को भूल गए और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती। तो अगर यही सब होना है कि आपके सामने थाली परसी रख दी जाए और खा ना पाए, होने वाला है 2024 में। निश्चित तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो लक्ष्य थे, जो आरएसएस के लक्ष्य थे, उनकी जन पार्टी के जन्म के जो लक्ष्य थे, लगभग सब पूरे हो गए। सिर्फ एक रह गया है कि इस देश में एक निशान एक कानून कैसे बने और ये देश हिंदू राष्ट्र कैसे बने। बाकी उनके सारे लक्ष्य पूरे हो गए। राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, 3 तलाक का निपट गया मामला। तो ये आप तय करके चलिए कि धर्मनिरपेक्षता और धर्म ध्वजाओं के बीच की ये लड़ाई जो है, इस बार आर पार की लड़ी गई तो लंबा फासला हो जाएगा। ये लड़ाई और लंबी खींचेगी और इस जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचता है, आप देखते हैं चाहे वो हथियारों का युद्ध हो, चाहे वो विचारों को, उसमें शिथिलता आता उगने लगती है। तो इसलिए निर्णय तक पहुंचने के लिए इंडिया गठबंधन को अपनी आक्रामकता तो बढ़ानी ही पड़ेगी। वो चेहरा सामने लाए या न लाए, उसे आप देखिए ना। आप इधर विधानसभा चुनाव निपटे और भारतीय जनता पार्टी ने अब उड़ीसा में उसको दिक्कत है, उसको कहाँ दिक्कत है, और कांग्रेस और में जितना भी गठबंधन है वो अभी इसी में लड़के भैया सीट शेयरिंग कैसे चेहरा आगे कौन सा आएगा। अरे भाई आप देखो ना, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, वहां आपकी हलचल ही नहीं दिख रही है। तो ऐसे में स्थिति कैसे बदल जाएंगी? आप किसी भी धर्मनिरपेक्षता परिणाम तभी सामने आएंगे जब हमारे नेता प्रधानमंत्री लड़ते दिखेंगे। और ये लड़ाई नागपुर से शुरू हो रही है, अच्छी बात है, इसका स्वागत भी किया जाना चाहिए, लेकिन केवल नागपुर से बात नहीं बनेगी। लड़ाई तो आपको प्रदेश में, जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, टुकड़ों में तो महाराष्ट्र में तो आपका गठबंधन से ही बिका हुआ है। गठबंधन का सबसे बड़ा घटक कौन है? एनसीपी है, पूरी शरद पवार जी ने दूसरी तरफ चली गई है। आपका जो शिवसेना थी आधी है, वो सत्ता में है। ले दे के उत्तर प्रदेश और ये हिंदी पट्टी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ लड़ाई तेज होनी चाहिए। और ये लड़ाई जितनी जल्दी नागपुर से पूरे देश में फैल जाए
उतने जल्दी सुखद परिणाम आएंगे। अन्यथा आप जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज ब्रेक भी हो रही है और मैं आपके पास लौटूंगी राकेश जी। लेकिन जाहिर सी बात है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लगातार यहाँ पर कर रहे हैं और ये बताने की जरूरत है, आईना भी दिखाने की जरूरत है कि कहां पर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन लैग कर रहा है और कहां उसको स्पीड अप करने की जरूरत है। वक्त बहुत कम है और लगातार सुई की घड़ियां जो है, घड़ी की सुइयां जो है वो टिक 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 कर रही हैं, वो किसी के लिए नहीं रुकती, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और इसीलिए वक्त की उस अहमियत को, नजाकत को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बिलाल साहब, एक नागपुर की रैली हो रही है, जाहिर सी बात है उससे एक मैसेजिंग की शुरुआत होगी और वो 28 को होने जा रही है, ज्यादा नहीं, परसों ये हो जाएगा। उसके बाद कई और रैलियां जो हैं वो 8 से 10 रैलियां जो है वो प्लान की गई है, साझा रैलियां। उसके अलावा इंडिविजुअल जो पार्टीज की होंगी वो रैलियां वो अलग अलग करेंगे, जो नेता करेंगे वो तमाम चीजें होंगी। लेकिन आपको लग रहा है जब तक सीट शेयरिंग को लेकर एक क्लैरिटी नहीं आएगी, इन सब चीजों में वो मजबूती, वो तमाम चीजें नहीं देखने के लिए मिलेंगी, या आपको लगता है कि नागपुर से एक ऐसा मैसेज जा सकता है जो जाहिर सी बात है आगे के लिए एक तरह की राह को क्लियर करेगा? देखिए बुशरा साहबा, मैंने नागपुर का वैचारिक दृष्टिकोण अपने फर्स्ट शॉट में कहा था आपको कि नागपुर में जो जी ये रैली होने जा रही है उसका वैचारिक दृष्टिकोण था। उसको कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी एंडोर्स किया और उसको अचल जी ने भी एंडोर्स किया। देखिए, मौजूदा समय में वैचारिक स्पष्टता और वैचारिक संकल्पता सबसे बड़ी जरूरी चीज है। नैरेटिव को आप किस तरह से बढ़ा के चले। जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, ये इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच इनसाइड पॉलिटिक्स का पार्ट है। ये इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आउटर पॉलिटिक्स। ये कांग्रेस और उसके घटक दलों के बीच ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का मैकेनिज्म है कि वो कैसे तय करें। तो ये ग्राउंड जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कह सकते हैं या इंटरनल बैठकों का मैकेनिज्म है, ये कंटिन्यूटी में रहे। लेकिन जनता के बीच में जो नैरेटिव फेंकने की बात है, जनता के बीच जो मैसेजिंग करने की बात है रैलियों के माध्यम से, वो अपनी तरफ अपनी ओर अग्रसर रहनी चाहिए। तो इसके दो पार्ट्स हैं, इंटरनल मैकेनिज्म अलग पार्ट है और पब्लिक मैसेजिंग अलग पार्ट है। तो पब्लिक मैसेजिंग में नैरेटिव को स्टैब्लिश करने की जरूरत है। और मैं लेटेस्ट एक चीज और एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है, यहां पर कांग्रेस पार्टी परास्त हो गई तो कांग्रेस के वर्कर डिमोलाइज्ड है। तो यही से नैरेटिव उठाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिसी लेवल पर जो कमिटमेंट का यू टर्न लिया है, ये अपना आप में नैरेटिव है। हर स्टेट में कहे कि साहब आपने जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ा था, आप उस मुद्दे पर हट गए, आप उस मुद्दे पर यू टर्न ले लिया। आप कह रहे हैं कि अब हम आपको गैस सिलेंडर उस स्तर पर नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि हम किसानों के जो कर्जा माफी उसको दोबारा नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में चिरंजीवी, राजस्थान में चिरंजीवी बीमा योजना कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ये अपना आप नैरेटिव दोबारा डेवलप होता है। इस नैरेटिव को दोबारा उछालने की जरूरत है। इसी नैरेटिव पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में दोबारा आप विजय हासिल की जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ यू टर्न ले लिया है। तो नैरेटिव को आप किस तरह से पिकअप करते हैं, नैरेटिव को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, नैरेटिव की डायनेमिक्स किस तरह चुनते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, बेरोजगारी है अपने आप में सब जानते हैं, लेकिन बेरोजगारी को नैरेटिव के फॉर्म में किस तरह से स्टैब्लिश किया जाए, उसकी पब्लिक साइकोलॉजी कैसे समझी जाए, ये इस तरह से नैरेटिव स्टैब्लिश होता है कि सब आप अगर बेरोजगार है तो आप अपना घर कैसे चले जाएंगे, बेरोजगार है तो अपने परिवार कैसे चलाएंगे, बेरोजगार है तो आप अपने घर का चूल्हा कैसे जलाएंगे, बेरोजगार है तो बहन भाइयों की शादी कैसे करेंगे, बेरोजगार है तो पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे। नैरेटिव इस तरह से स्टैब्लिश होता है, इस तरह से स्टैब्लिश होता है कि बेरोजगारी है। तो नैरेटिव स्टैब्लिश करने की डायनेमिक्स होती है, उसको पकड़ना पड़ेगा, नैरेटिव स्टैब्लिश हो जाएंगे। तो ये काम इंडिया गठबंधन का, ये काम हमारा तो नहीं है, हम सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नैरेटिव मौजूद है, बशर्ते उसे उभारने की जरूरत। जी जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और अनिल जी, बेरोजगारी या फिर हम कहें महंगाई, ये तमाम मुद्दे तो उठाए कांग्रेस ने, इन इलेक्शन में भी हमने देखा, उससे पहले भी हमने देखा। ये भी बताया गया कि किस तरह से इन 10 सालों में देश का क्या हाल किया गया, कहाँ लाया गया, वेलफेयर स्टेट की भी बात की गई, जातिगत जनगणना की भी बात की गई, तो मुद्दे तो उठाए गए।
लेकिन उन मुद्दों का असर उस तरह से देखने के लिए नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि ये लड़ाई मुद्दों से ज्यादा विचारों की है और उसको लेकर जनता के बीच जाना होगा? जो एक नैरेटिव राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा पहले अपनी शुरू की कि मोहब्बत की बात उन्होंने की नफरत के खिलाफ, उसको लोगों ने हाथों हाथ लिया। क्या इसी तरह के किसी और नैरेटिव की जरूरत है? अगर राहुल गांधी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, वो कह रहे हैं कि हो सकता है महंगाई और बेरोजगारी पर हो, लेकिन वो महंगाई बेरोजगारी पर ना होकर क्या गांधी वर्सेस गोडसे का भारत या कोई इसी तरह की कोई एक चीज पर की जाए, तो क्या आपको लगता है उसके बेहतर नतीजे सामने आ सकते हैं? देखिए ये तो चेंज हुआ, इन्होंने नैरेटिव जो मतलब बीजेपी के ये में फंस गए अंत में जाल में। जैसे कि कम मतलब सबसे खराब हालत रही मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में आपने देखा ही कि किस तरह से कमलनाथ हो बागेश्वर बाबा के पीछे घूम रहे थे। तो ये जो डाइवर्सन्स हैं उनको नहीं करनी चाहिए थी। एक मतलब एक मजबूत लोकतंत्र, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और एक समता मूलक समाज जिसको आप कहते हैं, जिसमें कि सबको हक रहे मतलब जीने का, अगर एक बड़ी नैरेटिव बनती है तो इसमें सारे मुद्दे आ जाते हैं। लेकिन ये लोग उन्होंने कम बेस करना शुरू किया। मोदी की गारंटी चलने लगी, अब गारंटी, ये भी गारंटी वगैरह ये सब छोटे हिस्से हैं वो बड़ी नैरेटिव के। बड़ा हिस्सा ये है जो चलाया था। सच आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ये जो नफरत बना मोहब्बत का जो की नैरेटिव थी, एक बड़ी नैरेटिव है। इसी तरह से जो इस तरह से डेमोक्रेसी की जो इस तरह से वो खत्म कर रहे हैं, उठाना चाहिए कांग्रेस को। इससे परहेज नहीं करनी चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान के साथ जो किया जा रहा है या वसुंधरा राजे के साथ किया जा रहा है, पर्ची निकालकर आप जिस तरह से मुख्यमंत्री बना रहे हो, ये अनडेमोक्रेटिक है, लोगों के जनादेश के खिलाफ है। ये उनको बनाना चाहिए। उनको आपको बताना चाहिए कि आप भ्रष्ट सरकार हो, जो नैरेटिव चलती है लेकिन ये बीच बीच में इनका फोकस कम हो जाता है। इसमें दिक्कत भी है, ये भी देखिए कि ये जो मीडिया है वो भ्रष्टाचार निकालना सिर्फ पार्टियों, कौन सा भ्रष्टाचार आज तक पार्टियों ने निकाला है? सारे भ्रष्टाचार मीडिया ने निकाले हैं। बोफोर्स से लेकर के रफाल तक सब जो है भ्रष्टाचार मीडिया निकालता है, लेकिन मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। तो आपको एक अल्टरनेटिव मीडिया कैसे तैयार करना है, इस बारे में भी कांग्रेस को सोचना चाहिए। कांग्रेस या जो इंडिया गठबंधन है वो सिर्फ इसमें रोना रो करके छोड़ देते हैं। उनको ये करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ये कैसे ये करे, क्योंकि लोकतंत्र बचाने का जिम्मा है ना। और ये निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि नागपुर वाली रैली जो है वो इम्पोर्टेंट है कांग्रेस के की नैरेटिव के लिहाज से, लेकिन असली रैली जो पटना में निकलेगी उसी से ही इंडिया गठबंधन का जो नैरेटिव, जो ब्रॉड नैरेटिव है वो सेट होगी, ऐसा मेरा मानना है। जी जी बिल्कुल, और उसी का इंतजार शायद जनता भी कर रही है और जो पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, वो भी कर रहे हैं। देखना ये होगा कि 28 और फिर उसके बाद पटना में जो रैली होने जा रही है उससे किस तरह से क्या मैसेजिंग वहां से होती है, कौन नेता वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि परसेप्शन से ही राजनीति की बहुत सारी दिशा जो है वो तय होती है। वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और 3 हफ्ते का जो वक्त मुकर्रर किया गया सीट शेयरिंग को लेकर, उसको लेकर क्या फॉर्मूला तैयार होता है और कैसे सीट शेयरिंग होती है। लग रहा है कि शायद बात जो है बनती हुई नजर आ रही है। उस तरह की मुश्किलें फिलहाल नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पर झुकना कांग्रेस को है और उसके बाद शायद मुश्किलें आसान ऐसे ही हो जाएं। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप लगातार प्रोग्राम को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि विचार लोगों तक पहुंचे, उनकी समझ में आए कि फिलहाल क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और किस तरह से वो देखें फिलहाल आने वाले लोकसभा इलेक्शन को। तमाम वीडियोस को भी शेयर करिए। शाम 7 बजे आपके साथ जुड़ेंगे रोज की तरह राजीव जी न्यूज पॉइंट लेकर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।